मोटी बहू को घर से निकालने के लिए सास ने किया काला जादू। रायजादा हवेली के आलीशान गेट के बाहर मोहल्ले की कुछ औरतें खड़ी हैं। सुबह की ताजी हवा में गुफ्तगू चल रही है, लेकिन सबकी नजरें घर के मेन दरवाजे पर टिकी हैं। तभी भारी पायल की खनक और रौबदार चाल के साथ विमला जी बाहर आती हैं। उन्हें देखते ही औरतों के चेहरे खिल जाते हैं, जैसे किसी बड़े मसले का हल मिल गया हो। अरे विमला जी, शुक्र है आप बाहर आ गई। हम सब तो जैसे आपके इंतजार में ही खड़े थे। वो मोहल्ले के मंदिर में जो भंडारा होना है, उसके मेन्यू को लेकर सब उलझे हुए हैं। बस आपकी राय मिल जाए तो काम पक्का हो जाए। देखो कमला बहन, वैसे तो मेरे पास एक पल की भी फुर्सत नहीं है, पर तुम लोगों को भी पता है कि मेरी राय के बिना तो इस मोहल्ले का कोई शुभ काम शुरू ही नहीं होता है। अब तुमने पूछ ही लिया है तो सुनो, पूरी सब्जी के साथ हलवा जरूर रखना, तभी भंडारे की रौनक पड़ेगी। और हाँ, काम अच्छे से करवाना रायजादा परिवार के नाक का सवाल है। बिल्कुल विमला जी, आपकी बात तो पत्थर की लकीर है। अरे तुम लोग काम संभालो, मुझे घर के बाकी काम देखने हैं। मेरे बिना यहाँ कुछ नहीं चलता। मैं देखती हूँ अंदर क्या हाल है। विमला जी जैसे ही घर के अंदर गईं, उनकी नजर सबसे पहले पुराने नौकर भोला पर पड़ी, जो सीढ़ियों के पास बैठकर सुस्ता रहा था। और तभी विमला जी का पारा चढ़ गया। भोला, ओ भोला, ये क्या नवाबों की तरह यहाँ बैठा हुआ है? ये तेरा घर नहीं है, रायजादा निवास है। हाथ पैर ढीले करके बैठने के पैसे नहीं मिलते तुझे यहाँ। काम पर रखा है तो काम कर, ये सुस्ती यहाँ नहीं चलेगी, समझ आया? अरे जी मालकिन, बस 5 मिनट बैठा था, अभी झाड़ू लगाता हूँ। विमला की आवाज सुनकर धनराज जी ने अखबार से सिर उठाया और विमला के तेवर देखने लगे। भोला, माँ सही कहती है, उनका तरीका ही ठीक है। मम्मी आप फिक्र मत करो, ये लोग ऐसे ही हैं। विमला, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? उसे क्यों डांट रही हो? कम से कम चाय तो शांति से पीने दो। ला, फिर शुरू हो गई तुम्हारी डांट। विमला, कभी तो जुबान को आराम दे, ये अच्छा नहीं लगता। मम्मी, छोटी बातों पर इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हो? खुद भी खुश रहो और सबको रहने दो। चाय पियो, रिलैक्स करो। हाँ हाँ, सब मुझे ही सिखाओ। मैं तो जैसे इस घर की दुश्मन हूँ। अगर मैं न बोलूँ तो ये घर कूड़ा घर बन जाए। तुम सबको तो बस आराम चाहिए, पर घर कैसे चलता है ये कोई नहीं देखता। रायजादा निवास में जहाँ विमला की चिक चिक चल रही थी, वहीं दिव्या के घर में वही शोर, प्यार और हंसी से भरा था। अरे दिव्या, जल्दी आजा बेटी, पराठे ठंडे हो रहे हैं। तेरे पापा कब से इंतजार कर रहे हैं। आई मम्मी, बस ये आखिरी योगा स्टेप कर रही थी। आप भी ना 1 मिनट शांति नहीं लेने देती। देख ले भाई, कितनी फुर्ती है इसमें। लोग कहते हैं मोटी है, पर मुझे तो लगता है ये बिजली की तरह दौड़ती है। बस नजर न लगी मेरी बच्ची को। नाश्ते के बाद दिव्या पापा के साथ बाजार के लिए निकल जाती है, पर गली के मोड़ पर औरतों ने उसे देखते ही खुसर फुसर शुरू कर दी। अरे राम प्रसाद भाई साहब, दिव्या को लेकर कहाँ जा रहे हो? थोड़ा इसे मैदान के चक्कर भी लगवा दिया करो। देखो तो सही कितनी भारी होती जा रही है। सही कह रही है मोहिनी। अरे बेटिया, थोड़ा कम खाया कर। इस तरह मोटी होती जाएगी तो कोई ढंग का लड़का शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। आजकल के लड़कों को तो हीरोइन जैसी लड़कियां चाहिए, तो जैसे खाते पीते घर की नहीं। राम प्रसाद का चेहरा उतर गया। उन्हें अपनी बेटी के लिए बुरा लग रहा था, पर दिव्या के चेहरे पर अब भी वही बेबाक मुस्कान थी। वो रुकी नहीं और पापा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। देख बेटा, कैसे जमाना पीछे पड़ा है। मुझे डर लगता है कि कहीं इनकी बातें तेरे दिल पर न लग जाए। पापा, लोगों का काम ही बोलना होता है, मेरा काम है अनसुना करना। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ और खुद से बहुत प्यार करती हूँ। सच में बेटा, तू बहुत समझदार है। काश सबकी सोच तेरे जैसी होती। तू वाकई मेरी बहादुर बच्ची है। बाजार में दिव्या और उसके पापा की हंसी ठिठोली चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ रायजादा हवेली का नजारा एकदम अलग था। नाश्ते की मेज पर अभी भी विमला जी का मुंह उतरा हुआ था। राहुल और विक्रम ने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म किया और अपने अपने लैपटॉप बैग लेकर चले गए। मम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है, तो शायद शाम को आने में थोड़ी देर हो जाए। हाँ हाँ, जाओ, सब अपने अपने कामों में लग जाओ। घर की चिंता तो बस मुझे ही पालनी है। नाश्ता ठीक से किया है ना? दोपहर का टिफिन भोला से भिजवा दूंगी। मम्मी फिक्र मत करो, ऑफिस में कैंटीन है। चलो राहुल, पापा आप भी आ जाइए। हाँ भाई चलो, वरना यहाँ रहा तो विमला की डांट का अगला राउंड शुरू हो जाएगा। बोला, मेरा चश्मा और रुमाल लाना जरा। हवेली के मर्दों के निकलते ही घर में सन्नाटा छा गया। उधर दिव्या सब्जियां लाकर जल्दी काम निपटाई और फिर फुर्ती से तैयार हो गई। अरे बेटा, अभी तो बाजार से आई है, थोड़ा सस्ता ले। पसीने से तरबतर हो रही है। पंखे के नीचे 2 मिनट बैठ तो जा। नहीं मम्मी, आज कॉलेज में सेमिनार है, लेट हो गई तो प्रोफेसर अंदर नहीं आने देंगे। और आप तो जानती हो ना, मुझे अपनी पढ़ाई और करियर से कोई समझौता पसंद नहीं है। अरे
सावित्री, अरे जाने दे उसे। मेरी बेटी जितनी तेज दिमाग की है उतनी ही पाबंद भी है। जा बेटा, संभल के जाना, और धूप बहुत है तो पानी पीती रहना। जी पापा, फिक्र मत करो, मैं शाम तक आ जाऊंगी। और मम्मी, आज शाम को कुछ स्पेशल बनाएंगे, मेरा बड़ा मन कर रहा है। दिव्या भारी बैग कंधे पर लटकाए कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कॉलेज पहुंचकर अपनी पढ़ाई और सेमिनार में बिजी हो गई। दोपहर होते होते कैंपस शांत हो गया। वो बरगद के नीचे बैठी इंतजार कर रही थी, तभी फोन बजा। हाँ, मैं वही बेंच पर बैठी हूँ जहाँ हम अक्सर मिलते हैं। तुम बस जल्दी आ जाओ, फिर मुझे घर भी निकलना है। दूसरी तरफ से आवाज आई, बस 2 मिनट। कुछ ही देर में राहुल तेजी से चलता हुआ दिव्या के पास पहुंचा। राहुल के चेहरे पर दिव्या को देखकर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। सॉरी यार, ऑफिस में थोड़ा फंस गया था। आज तो सुबह से मम्मी का मूड भी कुछ उखड़ा उखड़ा था, इसलिए बात करने का मौका ही नहीं मिला। राहुल, तुम कब तक मम्मी से बात टालते रहोगे? मैं जानती हूँ कि वो अपने खानदान के स्टैंडर्ड और इमेज को लेकर कितनी सीरियस हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरे जैसी मतलब एक मोटी लड़की को अपनी बहू स्वीकार करेंगी? दिव्या, तुम फिर वही बात कर रही हो यार। मुझे तुम्हारे मोटापे से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, और सच कहूँ तो उन्हें अभी नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तुम्हारी सादगी और तुम्हारी सोच से प्यार है, तुम्हारे वजन से नहीं। सुनने में अच्छा लगता है राहुल, पर असलियत अलग होती है। तुम्हारी मम्मी को हर चीज परफेक्ट चाहिए, वो मुझे देखते ही रिजेक्ट कर देंगी, मुझे पता है। देखो दिव्या, मैं साफ कह चुका हूँ कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही। मम्मी थोड़ा गुस्सा करेंगी, शायद शुरू में ना भी कहें, पर मुझे उन्हें मनाना आता है। आखिर उनका बेटा हूँ, मेरी खुशी के लिए वो मान जाएंगी। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा तो है राहुल, बस डर लगता है कि कहीं हमारे रिश्ते की वजह से तुम्हारे घर की शांति न छिन जाए। राहुल बात खत्म करके हवेली पहुंचा। अंदर आते ही देखा हॉल में मम्मी की दोस्त चंद्रकाली बैठी हुई थी और बाकी सब भी वहीं थे। अरे राहुल, आ गया तू? देख, चंद्रकली तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आई है। हाँ मम्मी, देख रहा हूँ। आंटी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, बड़ा प्यारा बच्चा है तुम्हारा विमला, बस थोड़ी शांति की कमी दिख रही है इसके चेहरे पर। राहुल ने उनकी बात अनसुनी कर दी और सीधे अपनी बात पर आ गया। उसने सोचा कि जब सब साथ में बैठे हैं तो मौका अच्छा है। मुझे आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी बात छिपी रहे। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। राहुल ने बिना देर किए अपने फोन में दिव्या की फोटो निकाली और विमला जी की तरफ बढ़ा दी। फोटो देखते ही विमला जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। ये क्या है राहुल? ये लड़की? तू पागल तो नहीं हो गया है? इतनी मोटी बहू ये हमारे घर के स्टैंडर्ड को मैच करेगी? लोग क्या कहेंगे कि रायजादा खानदान की बहू ऐसी गोल मटोल है? मम्मी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। मुझे वो पसंद है और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। विमला जी ने गुस्से में फोन पटक दिया और राहुल पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। रात को जब सब सो गए तो विमला जी ने चुपके से चंद्रकाली को फोन मिलाया। चंद्रकाली, तूने देखा ना राहुल कैसे उस मोटी लड़की के लिए मुझसे जुबान लड़ा रहा है। वो नहीं मानेगा, बहुत जिद्दी है। तो चिंता क्यों करती है विमला? अभी तू हाँ कर दे, तेरे बेटे की पसंद है और फिर शादी के बाद तो सारी लड़कियां एडजस्ट हो जाती हैं। तू पागल हो गई है क्या चंद्रकाली? अरे भाई, अभी हाँ कर दे, बाकी शादी के बाद देख लेना। विमला जी ने एक गहरी सांस ली। उन्हें चंद्रकाली की बात सही लगी। उन्होंने तय कर लिया कि वो सुबह राहुल से शादी के लिए हाँ कह देंगी। अगली सुबह होते ही विमला राहुल के कमरे में गई। राहुल कल रात से ही उदास बैठा था, लेकिन जैसी मम्मी ने अपना फैसला सुनाया उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राहुल बेटा, रात भर में सो नहीं पाई। मैंने सोचा कि मेरी पसंद से ज्यादा तेरी खुशी जरूरी है। अगर तू उसी लड़के से शादी करना चाहता है तो मुझे मंजूर है। आखिर माँ हूं ना, तेरी जिद के आगे हार ही गई। थैंक यू मम्मी, मुझे पता था आप मेरी बात जरूर मानोगी। आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। कुछ ही दिनों बाद रायजादा परिवार दिव्या के घर रिश्ता पक्का करने पहुंच गया। दिव्या के घर में रिश्ते की बातचीत चल रही थी। विमला जी के चेहरे पर भले ही बनावटी मुस्कान थी, लेकिन दादी अपनी पारखी नजरों से दिव्या के ऊपर से नीचे तक देख रही थी। जब सावित्री जी ने दिव्या के मोटापे को लेकर झिझक दिखाई तब दादी ने कहा, अरे सावित्री जी, तुम वजन की बात लेकर क्यों बैठ गई हो? हमारे जमाने में तो भरी पूरी बहू को ही घर की असली लक्ष्मी माना जाता था। ये आजकल की लड़कियां तो सूख कर काटा हो जाती हैं, उनसे घर का एक खड़ा नहीं उठता। मुझे तो दिव्या बड़ी प्यारी लग रही है। चेहरा तो देखो कैसा चांद जैसा चमक रहा है। दादी जी, आपने तो मेरे दिल का बोझ ही हल्का कर दिया। बस आपकी ही दुआ चाहिए हमारी बिटिया को। हाँ हाँ माँ जी, आप तो हमेशा पुराने जमाने की बातें ही लेकर बैठ जाती हैं। अब जब राहुल को कोई दिक्कत नहीं है तो हमने भी अपना मन बड़ा कर ही लिया। अरे भाई, मुझे तो बस ये खुशी है कि अब घर में एक नया सदस्य आएगा और रौनक बढ़ेगी। राम प्रसाद जी, आप मिठाई खिलाइए। हमारी तरफ से ये रिश्ता बिल्कुल पक्का है।
राम प्रसाद जी ने बड़े चाव से सबको मिठाई खिलाई। रिश्ता पक्का हो गया था। रायजादा परिवार भी अपने घर वापस आ चुका था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो रही है। खुशी तो है सावित्री, पर थोड़ा डर भी लग रहा है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, शादी भी जल्दी तय हो गई, कहीं कोई कमी रह गई तो लोग क्या कहेंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं जी, लेकिन टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। दिन तेजी से बीते और दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में रस्में पूरी हुई और दिव्या दुल्हन बनकर राहुल के साथ रायजादा निवास पहुंच गई। घर रोशनी से सजा था और बाहर लोग शादी की चर्चा कर रहे थे। देख रही हूँ, विमला जी ने आखिर अपनी पसंद छोड़कर बेटे की जिद के आगे हार मान ली। बहू तो काफी भारी भरकम है। विमला जी आरती की थाल लिए खड़ी थी। बगल में दादी और धनराज भी थे। अरे बहू, जल्दी से नजर उतार अपनी बहू की, देख तो सही कितनी सुंदर लग रही है दिव्या। चलो बेटा दिव्या, कलश को अपने दाहिने पैर से धीरे से धक्का देकर अंदर आओ। हाँ हाँ माँ जी, सब कर रही हूँ। लो दिव्या बेटा, अब घर के अंदर कदम रखो। आज से ये घर तुम्हारा है और इसकी सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। दिव्या ने कलश गिराकर गृह प्रवेश किया। राहुल ने धीरे से उसका हाथ दबाकर उसे भरोसा दिलाया। दिव्या के मन में घबराहट तो थी, पर राहुल का साथ पाकर वो मुस्कुरा दी। चलो भाई, अब बहुत रात हो गई है और हम सब बुरी तरह थक गए हैं। चलो सब जाकर आराम से सो जाओ। सही कह रहे हो धनराज, मेरी तो कमर जवाब दे रही है। दिव्या बेटा, तू भी जा और आराम कर, आज का दिन बहुत लंबा था तेरे लिए। सब एक एक करके अपने कमरों की तरफ सोने के लिए चले गए। अगली सुबह रायजादा हवेली में एक नई उमंग लेकर आई। दिव्या सुबह सवेरे तैयार होकर लाल साड़ी और सलीके से सजे सिंदूर में बिल्कुल घर की लक्ष्मी लग रही थी। जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम रखा, सबसे पहले दादी, सास और ससुर जी का आशीर्वाद लिया। जीती रहो बिटिया, हमेशा सुहागन रहो। देख विमला, बहू कितनी सुंदर लग रही है। हाँ माँ जी, चलिए आज पहली रसोई है तो देखते हैं हमारी बहू के हाथों में कितना हुनर है। दिव्या रसोई में गई और कुछ ही देर में पूरा घर देसी घी और मसालों की खुशबू से महक उठा। जब डाइनिंग टेबल पर खाना लगा तो सब उंगलियां चाटते रह गए। अरे वाह बहू, मजा आ गया। ऐसा स्वाद तो बरसों बाद चखा है। मैंने कहा था ना पापा, दिव्या हर काम में परफेक्ट है। दादी ने खुश होकर दिव्या को सोने की अंगूठी शगुन में दी। दिव्या बेहद खुश थी। उसे लगा उसने सबका दिल जीत लिया है। शाम को घर में मुंह दिखाई की रस्म भी थी। मुंह दिखाई की रस्म में मोहल्ले की औरतें भी आईं। एक एक करके दिव्या को देखने लगी। फिर कमला बोली, अरे विमला बहन, बड़ी मोटी बहू लेकर आई हो। विमला जी, इतने बड़े खानदान की बहू और ये हाल। चेहरा तो ठीक है, पर इतनी भारी। अरे बहनों, भरी पूरी बहू घर की शान होती है। मुझे तो मेरी दिव्या बहुत पसंद है। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हुई और पड़ोस की औरतें चटखारे लेकर बातें करती हुई अपने अपने घरों को लौट गईं। विमला जी के चेहरे पर जो अब तक बनावटी मुस्कान थी, वो अचानक गायब हो गई और उसकी जगह गहरे गुस्से ने ले ली। देख लिया सबने, हो गई मेरी जगह सही। यही औरतें थी जो कभी मेरे सामने मुंह नहीं खोलती थी, आज मुझे ही बातें सुनाकर गई हैं। ये सब तेरी मोटी बीवी की वजह से हुआ है। मम्मी, दिव्या मुझे जैसी है वैसी पसंद है। उसके मोटापे से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपके स्टैंडर्ड में दिक्कत आ रही है तो हम दोनों अलग कहीं और चले जाते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? अब बात को इतना मत बढ़ाओ। दिन गुजरते गए और दिव्या धीरे धीरे इस घर की रग रग को समझने लगी। सुबह उठकर सबसे पहले रसोई, फिर घर का काम और फिर सबका ख्याल। अरे पता नहीं कहाँ गया चश्मा। अरे भोला, मेरा चश्मा कहाँ रखा है? लीजिए पापा जी, आपका चश्मा। अरे ये कहाँ रखा था? मैं कब से ढूंढ रहा था चश्मा। बेटा तुम्हें कैसे पता चला? आप रोज यहीं रखते हैं पापा जी? मेरी आदतें बिगाड़ रही हो बेटा। आज से पहले मेरा इतना ध्यान किसी ने नहीं रखा। पापा जी, आदतें नहीं बिगाड़ रही, बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। आप मेरे पापा जैसे हैं और पापा का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। धनराज जी की आंखें भर आईं और दिव्या चुपचाप मुस्कुराती हुई रसोई की तरफ चली गई। शाम होती ही उसका अगला पड़ाव दादी का कमरा होता, जहां वो चुपचाप तेल लेकर बैठ जाती और दादी के दर्द भरे पैरों की मालिश करने लगती। बेटा, तेरे हाथों में जादू है। बरसों से ये दर्द था, तेरे आने के बाद कम हो गया। धीरे धीरे घर का हर इंसान दिव्या को अपनाने लगा था। ससुर जी का चश्मा, दादी की मालिश, जेठ की चाय, दिव्या ने बिना किसी शोर के सबके दिल में जगह बना ली थी। और यही बात मोहल्ले तक भी पहुंच गई। जो औरतें कल तक मोटी मोटी कहती थी, आज वही उसकी तारीफें कर रही थी। विमला जी, आपकी बहू तो बड़ी प्यारी है, कितने अच्छे से बात करती है सबसे, और घर का ख्याल कितने अच्छे से रखती है। सच कह रही है कमला जी, हम तो पहले कुछ और ही सोचते थे, लेकिन दिव्या तो सच में बहुत अच्छी लड़की है। विमला जी के होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जलन। उस रात विमला जी ने चंद्रकाली को बुलाया। अरे विमला, टेंशन क्यों लेती है? तेरा दौर था, अब तेरी बहू का दौर है, ये तो होता ही है।
चंद्रकाली, नहीं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, कुछ करना होगा। विमला, धीरे धीरे वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, इतना सोचकर अपने आप को टेंशन मत दे, ये तो होता ही है। चंद्रकाली, नहीं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, कुछ करना होगा। विमला, धीरे धीरे वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, इतना सोचकर अपने आप को टेंशन मत दे, परेशान मत हो, ठीक है? अब मैं चलती हूँ ना, देर हो गई है। सही तो कह रही थी चंद्रकाली, वो सबका ध्यान रखती है, इसलिए ही सबको अच्छी लगती है। पता नहीं मैं ही उसके बारे में क्या क्या उल्टा सोचने लगी। वो तो ठीक ही है, अच्छी ही है। उस रात विमला जी ने अपने दिल को शांत कर लिया। चंद्रकाली जी चली गई। अगली सुबह दिव्या रसोई में थी। दूध चूल्हे पर चढ़ाया और किसी काम के लिए बाहर गई। लौटकर आई तो देखा दूध पूरा फट गया था। ये कैसे हो गया? अभी तो बिल्कुल ठीक था। भोला काका, देखिए। अरे छोटी मालकिन, दूध का फटना अच्छा निशान नहीं माना जाता। लेकिन मैंने तो देखा था, ताजा था, ये अचानक कैसे फटा? तभी गंगा देवी रसोई में आई। कोई बात नहीं बेटा, घबराओ मत, जाओ जाकर आराम करो। दिव्या कमरे में चली गई और गंगा देवी वहीं खड़ी रह गई। भोला, तुमने देखा ये दूध कैसे फट गया? तुम तो यहीं थे ना? दादी जी, मैं यहीं था, लेकिन मुझे मालिक ने बुला लिया तो मैं वहाँ चला गया। तभी विमला रसोई में आती है। क्या हो रहा है यहाँ? खाना तैयार क्यों नहीं हुआ अभी तक? भोला, जल्दी से चावल का डिब्बा निकालो, देर हो रही है। जी मालकिन, अभी निकाल रहा हूँ। जैसे ही भोले ने चावल का डिब्बा खोला, उसके हाथ पैर कांपने लगे, चेहरे का रंग उड़ गया और आंखें डर से फैल गईं। वो डिब्बा दूर रखते हुए बार बार पीछे हटने लगा, जैसे उसमें बहुत कुछ ही डरावना छिपा हो। अरे मालकिन, मालकिन, ये क्या है इसमें? क्या हुआ भोला, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? दादाजी, ये देखिए, इस डिब्बे के अंदर। डिब्बे के अंदर चावलों के बीच नींबू, काले धागे और राख जैसी कुछ अजीब चीजें पड़ी थी। उन्हें देखते ही रसोई की हवा में एक भारीपन और दहशत फैल गई। सिंदूर से सना नींबू और उलझे हुए धागे चीख चीख कर किसी काले जादू का इशारा कर रहे थे। वहां खड़े हर शख्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो खौफनाक मंजर देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सबको यकीन हो गया कि घर में किसी ने काला जादू कराया है। ये तो अनर्थ है, ये तो सीधे सीधे काले जादू की निशानी है। क्या इस घर में फिर से वही काला साया लौट आया है? ये क्या देख रही हूँ मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पवित्र रसोई में ये सब गंदी चीजें कहाँ से आई? मम्मी, अब इसमें सोचना क्या है? सुबह से रसोई में तो दिव्या ही रहती है। उधर रसोई के हंगामे से अनजान दिव्या अपने कमरे में राहुल से फुर्सत की बातें कर रही थी। माहौल खुश मिजाज था। राहुल कुछ ढूंढने के लिए वार्डरोब खोलता है। तभी दिव्या के कपड़ों के बीच से उसे एक गुड़िया नीचे गिरती है। वो गुड़िया विमला जी की साड़ी के टुकड़े में लिपटी थी और उसमें ढेरों सुइयां चुभी हुई थी। ये क्या है दिव्या? तुम्हारी अलमारी में मम्मी की साड़ी का टुकड़ा और ये गुड़िया, ये तो काला जादू जैसा लग रहा है। राहुल, मुझे सच में नहीं पता ये यहाँ कैसे आई। आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं शक नहीं कर रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ, ये यहाँ क्या कर रही है? सुइयों पर खून भी लगा हुआ है। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने माझी पर काला जादू कर दिया हो। राहुल, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। राहुल खामोश रह जाता है, लेकिन उसकी आंखों का डर दिव्या के दिल को छलनी कर रहा था। उस काली रात के बाद हवेली की सुबह बाहरी थी। दिव्या पूरी रात नहीं सोई। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे वो बाहर आई और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी, औरतों की कानाफूसी अचानक थम गई। रहने दे बहू, तो रसोई में मत जा, आज नाश्ता विमला और भोला संभाल लेंगे। पर दादी जी, मुझसे क्या गलती हुई है? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं जैसे मैं कोई गुनहगार हूँ? गलती और गुनाह तो वक्त बताएगा दिव्या, पर जो चीजें अलमारी में और रसोई में मिली हैं, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि तेरे हाथ का पानी भी पिए। इस घर में पहले कभी ऐसा तंत्र मंत्र नहीं हुआ। राहुल चुपचाप अखबार पढ़ रहा था। उसने एक बार भी दिव्या की तरफ नहीं देखा। घर के बाकी लोग, चाहे विक्रम हो या धनराज जी, दिव्या के पास से ऐसे निकल रहे थे जैसे वो वहां है ही नहीं। सबकी नजरों में शक साफ साफ दिख रहा था, जो दिव्या को अंदर से तोड़ रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि इस घर में उसकी जगह बदल चुकी है। अब वो सबकी प्यारी बहू नहीं, बल्कि शक के घेरे में खड़ी है। आखिर मैंने ऐसा क्या ही किया है? क्यों सब मुझे इस तरह से देख रहे हैं? राहुल ने भी मुझसे मुंह फेर लिया है। क्या सच में मुझसे ही अनजाने में कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है? वक्त गुजर रहा था और दिव्या उस घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक रात घुटन से परेशान होकर वो ताजी हवा के लिए छत पर चली गई। तभी पड़ोसियों की नजर हवेली की छत पर पड़ी। अरे देखो रहीज़ादा, हवेली की छत से ये धुआं कैसा उठ रहा है? कहीं आग तो नहीं लग गई? पड़ोसियों के शोर मचाने पर घर के सभी लोग बदहवास होकर छत की ओर भागे। वहां का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंधेरे में एक कोने में आग सुलग रही थी, जहां राख, कुछ हड्डियां और तंत्र मंत्र का सामान बिखरा पड़ा था। दिव्या पास ही खड़ी थी।
ये सब क्या है दिव्या? आधी रात को यहाँ से हड्डियां और आग, क्या कर रही थी तुम? माँ जी, मैं तो बस यहाँ ठंडी हवा लेने आई थी। मुझे नहीं पता ये सब यहाँ कैसे आया। बेटा, ये ठंडी हवा नहीं, काला जादू है। देखो कैसे हड्डियां जलाकर तंत्र मंत्र किया हुआ है। साफ दिख रहा है यहाँ कोई तांत्रिक क्रिया हुई है। दिव्या, अब तो सब आंखों के सामने है, अब क्या सफाई दोगी? अब समझ आया। सिर्फ 8 महीनों के अंदर तुमने पूरे घर और मोहल्ले वालों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, मेरी जगह ले ली। मुझे लगता था कि ये तुम्हारा प्यार है, पर अब पता चला कि ये सब तुमने इस काले जादू के दम पर किया है। दिव्या बेबस खड़ी रह गई। उसके पास सफाई के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि जो देख रहा था उसे झुटलाया नहीं जा सकता था। उस खौफनाक रात के बाद सुबह हुई तो घर में खुशियों की जगह एक अजीब सी खामोशी थी। तभी विमला जी की दूर की रिश्तेदार सुमन बुआ घर आई। बातों बातों में उन्होंने प्रेगनेंसी का मुद्दा छेड़ दिया। विमला, दिव्या की शादी को 8 और 9 महीने हो गए हैं। वैसे भी बहू की सेहत काफी भारी है, ऐसे में तो और मुश्किल हो सकती है। इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, प्रेगनेंसी में देरी ठीक नहीं है। सुमन सही कह रही है विमला, बड़े बेटे की बहू घर छोड़कर चली गई। अब सारी उम्मीदें राहुल और दिव्या से ही हैं। कल ही इसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल लेकर जाओ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अगली सुबह विमला जी राहुल और दिव्या अस्पताल के लिए निकले। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने दिव्या और राहुल को देखा और कुछ जरूरी टेस्ट किए। रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, उसके बाद ही आगे का ट्रीटमेंट तय करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। तीनों घर लौट आए। घर आकर सबको बताया कि रिपोर्ट कल आएंगी। पूरे घर में एक अजीब सा इंतजार था। अगले दिन अस्पताल की तरफ से एक स्टाफ रिपोर्ट लेकर आई। दिव्या जी की रिपोर्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। डॉक्टर का कहना है कि वजन की वजह से कंसीव करने में बहुत मुश्किल होगी। मतलब बच्चा नहीं होगा। बड़ी बहू घर छोड़ गई और अब ये। कोई ट्रीटमेंट नहीं है? नहीं। रिपोर्ट देकर वो चली गई। वहीं दिव्या एक कोने में चुपचाप बैठी थी। राहुल उसके पास आया। दिव्या, तुम परेशान मत हो, बच्चा हो या ना हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हम बिना बच्चों के भी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। राहुल, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये घर, ये परिवार। उस रात दिव्या को नींद नहीं आई और अगली सुबह उसने कुछ ऐसा सुना जो उसे तोड़ गया। विमला, कोई ट्रीटमेंट हो सके तो करवाओ। माँ जी, डॉक्टर ने मना किया है। एक ही रास्ता है, राहुल इसे छोड़ दे। हम दूसरी शादी करवा देंगे, तभी वंश आगे बढ़ेगा। हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। दिव्या ने सुन लिया। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। राहुल मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं उसकी खुशियों के रास्ते में नहीं आ सकती। मैं खुद ही चली जाऊंगी। दिव्या ने भारी मन से अपना बैग पैक किया। वो राहुल की खुशियों की खातिर खुद को मिटाने का फैसला कर चुकी थी। वो बिना किसी को बताई चुपचाप घर से जा रही थी। तभी रास्ते में सरस्वती जी आ खड़ी हुई। घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे पता था यही होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ। दिव्या को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो सरस्वती जी के साथ पीछे पीछे उनके घर चली गई। जाने से पहले एक बात सुन लो। विक्रम की पत्नी संध्या भी तुम्हारी तरह ही खुश मिजाज थी। उसे भी काला जादू का झूठा इल्जाम लगाकर निकाला गया और शोर मचा दिया गया कि ये किसी के साथ भाग गई है। पर मैं जानती हूँ वो भागी नहीं है। इसके पीछे तुम्हारी सास और चंद्रकाली का हाथ है। वो दोनों खुद काला जादू करती हैं। अब फैसला तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे रुकने से तुम्हारी जेठानी को तुम्हें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि तुम चली गई तो फिर कोई आएगी और उसके साथ भी तुम्हारी सास यही कहानी दोहराएगी। दिव्या के कदम ठिठक गए। उसने भागने की बजाय लड़ने का फैसला किया। वो चुपचाप घर आई। उसने वफादार रामू काका से संध्या के बारे में पूछा। काका, मुझे आपसे कुछ पूछना है, संध्या भाभी के बारे में। नहीं बहूजी, मुझसे मत पूछिए। अरे मैं छोटा आदमी हूँ, मुंह खोला तो नौकरी और जान दोनों चली जाएंगी। अगर आप चुप रहे तो एक और बहू बर्बाद हो जाएगी। क्या आप ये होने देंगे? मैं साफ कुछ नहीं कह सकता बहूजी। बस इतना समझ लीजिए, जो दिखता है वो सच नहीं है। हवेली का पिछला हिस्सा जहाँ सालों से ताला है, मालकिन अक्सर रात में वहां जाती है। शायद वहां आपको जवाब मिले, इससे ज्यादा मत पूछिए। रात के समय दिव्या दबे पांव तहखाने की ओर बढ़ी। दिव्या ने दरार से झांका तो रूह कांप गई। अंदर काले लिबास में विमला किसी तांत्रिक सी लग रही थी। गले में कंकालों की माला और माथे पर खून का तिलक। चारों तरफ ताजा खून के छींटे थे और बीच में दिव्या का नाम का पुतला। पास ही चंद्रकाली भयानक मंत्र फूंक रही थी। दीवारों पर नाचती उनकी परछाइयां किसी भूत जैसी डरावनी थी। मौत जैसी दहशत के बीच दिव्या ने कांपते हाथों से मोबाइल कैमरा ऑन कर लिया। देखा विमला, मेरा जादू कभी खाली नहीं जाता। सबको लगा दिव्या जादू करती है,
और अब वो खुद घर छोड़ रही है। बड़ी वाली संध्या के साथ भी यही किया था। सबको लगा था वो भाग गई, पर वो तो 6 साल से इसी संदूक में कैद है। बिल्कुल सही, अब मेरा रास्ता साफ है। उस संध्या को तो मैंने बरसों पहले इस संदूक में कैद कर लिया था, और अब ये दिव्या भी खुद ही घर छोड़कर जा रही है। अब इस हवेली पर सिर्फ मेरा राज होगा। दिव्या ने ये सब मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही वो दोनों बाहर निकली, दिव्या ने तहखाना खोलकर बदहाल संध्या को बाहर निकाला। अगली सुबह रायजादा हवेली में बड़ा धमाका हुआ। फीमेल डॉक्टर अचानक घर पहुंच गई। विमला जी, रिपोर्ट्स में कोई बड़ा इशू नहीं था, फिर आप दोबारा क्लिनिक क्यों आई हैं? डॉक्टर, आप ये क्या कह रही हैं? आपकी क्लिनिक से जो स्टाफ आई थी उसने तो कहा था कि दिव्या कभी मां नहीं बन सकती। उसकी रिपोर्ट में बहुत बड़ी दिक्कत है। कौन सी स्टाफ राहुल जी? मेरी इकलौती स्टाफ तो पिछले 1.5 महीने से छुट्टी पर है, और दिव्या की रिपोर्ट में कोई मेजर इशू नहीं था, बल्कि आपकी रिपोर्ट्स में छोटी सी कमी थी जिसका इलाज बहुत आसान है। मुझे तो लगता है आपको किसी ने बहुत बड़ी गलतफहमी में रखा है। विमला, ये सब क्या है? अगर डॉक्टर की स्टाफ छुट्टी पर थी तो वो औरत कौन थी जिसने घर आकर झूठ बोला, और तुमने उस पर यकीन कैसे कर लिया? विमला की सिट्टी पिट्टी गुम थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई और झूठ गढ़ती, दिव्या बदहाल स्थिति में संध्या का हाथ पकड़कर हॉल में दाखिल हुई। संध्या के बिखरे बाल और फटे कपड़े देखकर हवेली के हर शख्स के होश उड़ गए। संध्या, तुम्हारी ये हालत, तुम कहाँ थी? मैं बताती हूँ विक्रम भैया, जिस माँ ने आपको सालों से ये झूठ बोला कि आपकी पत्नी भाग गई, उसी माँ ने इन्हें तहखाने में संदूक में कैद कर रखा था, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि इस घर पर इनका रुतबा बना रहे। दिव्या ने अपने फोन पर वो खौफनाक वीडियो प्ले कर दिया जिसमें विमला और चंद्रकाली का काला सच साफ दिख रहा था। रायजादा हवेली का सबसे बड़ा और काला सच अब सबके सामने बेनकाब हो चुका था। हाँ, ये सब सच है। जो इस वीडियो में दिख रहा है वो सब मैंने ही किया है। वो रिपोर्ट भी मैंने ही पैसे देकर बदलवाई और उस औरत को झूठ बोलने के लिए भी कहा था। विमला, क्यों? मुझे डर था बहुओं के बच्चे आते ही मेरी अहमियत कम हो जाएगी। मैं घर की मालकिन बने रहना चाहती थी। संध्या ने मेरा काला जादू देख लिया, इसलिए उसे कैद किया, और दिव्या को निकालने के लिए ये सब किया। मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। विमला का सच हर दिल में खंजर सा चुभा। राहुल और विक्रम माँ का ये रूप देखकर सन्न रह गए। मुझे माफ कर दो, मेरा लालच मुझ पर हावी हो गया था। पूरा परिवार नफरत से भरा था, लेकिन तभी दिव्या और संध्या ने आगे बढ़कर विमला को संभाला। जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, पर नफरत बढ़ाकर ये घर टूट जाएगा। मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास है, उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। हाँ पापा, हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। मम्मी जी को भी एक मौका दीजिए। जब बहुओं ने तुम्हें माफ कर दिया तो हम कौन होते हैं? विमला, अब सेवा करके अपने गुनाह धो। दादी की बात सुनकर विमला रो पड़ी और बहुओं को गले से लगा लिया। हवेली से एक काला साया मिट गया। सभी ने विमला को माफ कर दिया। अब वहां सिर्फ प्यार और नई उम्मीदें थी। दिव्या ने बिखरे परिवार को फिर से जोड़ दिया था।